बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन जहां पर बानी PTI के अहलिया बुशरा बीबी की 12 मुकदमात में बाइज़्ज़त तौर पे बरियत हुई है, उन्हें मुकदमात से डिस्चार्ज किया गया जो 9 मई के मुकदमात थे। उसके बाद ये सुनने में आया कि एक और तोशाखाना रेफरेंस जो है उसे बाकायदा एहतसाब अदालत के अंदर नैब की जानिब से वो दायर किया गया। अब उसे कौन से जज सुनेंगे, क्योंकि जिन जज की अदालत के अंदर वो रेफरेंस दायर किया गया वो पहले से ही 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, अलकादिर ट्रस्ट का केस है, वो उसको सुन रहे हैं। अब वो खुद सुनेंगे या किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल कर देंगे, ये एक चीज़ देखनी है। और दूसरी बड़ी बात ये कि ग्रैंड अलायंस जो बनने जा रहा था अपोजिशन का, उसमें आज जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस ग्रैंड अलायंस ना बनने का इंदिया दिया। उन्होंने कहा जी माजी के अंदर हमने जो इत्तेहाद किए वो तजर्बात हमारे ठीक नहीं रहे, अब खुद हम पशेमान नहीं होना चाहते और किसी दूसरे को पशेमान नहीं करने चाहते, अपने तई हम तहरीक चलाएंगे। तो वो जो स्लोगन आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट का चल रहा था, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये अपनी तई तहरीक चलाएंगे और दूसरी तरफ भी तहरीक चलेगी? 22 अगस्त के जलसे के हवाले से वफाकी हुकूमत की तरफ से फिर एक इंतबाह जारी कर दिया गया है कि ये वजारत दाखिला की इजाज़त से मशरूत है 22 अगस्त का जलसा, और अगर वजारत दाखिला इस ज़मन के अंदर यह फैसला कर लेती है कि इन्हें जलसे की इजाज़त नहीं देनी तो जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब 22 अगस्त यानी परसों के रोज़ ये जलसा होना है और जलसा जो है वो तरनौल के मकाम पे होना है। अब इसमें कि जब इब्तदाई तौर पे अदालत को ज़िला इंतज़ामिया ये कह रही थी कि पहले उन्होंने कहा मुहर्रम से पहले इजाज़त नहीं दी कि हालात थोड़े से ऐसे हैं, फिर उन्होंने कहा कि मुहर्रम के बाद कर लें, फिर उन्होंने कहा 40वीं के बाद कर लें, फिर जब बिल आखिर जाके इजाज़त मिली तो अब वफाकी हुकूमत की तरफ से वो जो इंतबाह है, क्या ये वफाकी हुकूमत के डर का उनसर है जो नुमाया हो रहा है या इसके पीछे वजूहात कुछ और हैं? फिर दूसरी बात ये कि जो मेन इत्तेहादी हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खाइफ दिखाई देते हैं। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी और बिलखुसूस पंजाब को लेकर जिस तरह की बातें करनी है, और फिर जो तोपों के रुख माजी करीब के अंदर दोनों सूबाई हुकूमतों के खैबर पख्तूनख्वा की तरफ हुआ करते थे, वो अब खैबर पख्तूनख्वा से तवज्जो जो है वो हट के एक दूसरे की तरफ माइल हो चुकी है। अब वो एक दूसरे के ऊपर तंज के नश्तर बरसा रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत के इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा? पार्लियामेंट किस हद तक फाल है और पार्लियामेंट में आइंदा की कार्रवाइयां कैसी होंगी? कि पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाने की भी बातें हुई, लेकिन हंगामी इजलास जो बुलाया जाना है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसके अंदर निकात क्या होंगे, एजेंडे के ऊपर क्या होगा और बगैर एजेंडे के क्या कुछ वहां पर ज़ेर बहस आएगा, इसी के ऊपर बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, क्या समझते हैं कि सबसे पहले बात ये मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली, जो उन्होंने कहा कि माजी के तजर्बात कुछ अच्छे नहीं रहे, अभी हालिया बैठक के अंदर वो एक दूसरे के ऊपर तो दम हो चुका था, लेकिन वो दम का असर क्यों ज़ाहिर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस यासिर याद करें मैंने यहाँ पे कहा था कि एक आधी सियासी जमात जो है, बल्कि 2 सियासी जमातें इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगी, लेकिन एक चीज़ पर सबका फाइनल हो चुका है कि हम इत्तेहाद का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन किसी तौर पर भी हुकूमती इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, हुकूमती बेंचों की तरफ नहीं जाएंगे, हुकूमत की हमायत में नहीं जाएंगे। देखें, जो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उन पर जो प्रेशर उनकी जमात के अंदर से था, वो प्रेशर ये था कि मौलाना साहब, हमने कल जब इलेक्शन लड़ना है तो हमारा मुकाबला तहरीक इंसाफ से ही होना है, हमारा मुकाबला होता ही तहरीक इंसाफ से है। तो यहाँ तो उनसे सीटें सेट जस्ट कर लें, तो यहाँ फिर आप हमारे साथ उनके साथ इत्तेहाद में ना जाएं, वैसे आप इखलाकी तौर पे जो हो सकता है वो करें। यानी इसका जवाब ये हो सकता है कि जाना सबने रायवंडी है, कोई रायवंड रोड से आ रहा है, कोई डिफेंस रोड से आ रहा है और कोई रिंग। हाँ, बिल्कुल इसी तरह सबका एहतजाज होना हुकूमत के खिलाफ ही है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह आप ज़ेहन नशीन कर लें एक बात को कि पीपल्स पार्टी को PDM से निकाल दिया गया था, या पीपल्स पार्टी PDM से निकल गई थी, लेकिन दोनों का मकसद एक था। और जब एक वक्त में हुकूमत बनी PDM की तो सारे ही उसका हिस्सा थे, और पीपल्स पार्टी आखिरी दम तक कहते रही हम तो PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन PDM की गवर्नमेंट का वो हिस्सा थे। अब जमात इस्लामी भी इसी तरह कहेगी, मैं आपको वक्त से पहले बता देता हूँ कि जमात इस्लामी भी कहेगी हम अकेले परवास करेंगे। अच्छा जी, हम बिल्कुल अकेले प्रवास करेंगे
और हमारी हमदर्दियाँ साथ हैं सबके, लेकिन परवास के नहीं करेंगे। इस पर मैं एक बस हल्का सा इशारा दे दूँ। कल मैं एक महफिल में बैठा था, उसमें बड़े सीनियर तरीन लोग बैठे थे, तो यासर साहब उसी में ये बात डिस्कस फाइनल हो गई थी। उन्होंने कहा 2 सियासी जमातें किसी सूरत में भी चढ़ाई नहीं करेंगी किसी की मर्जी के बगैर, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी किसी की मर्जी के बगैर। क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी कह दिया कंफ्यूजन में मुब्तला जमातों के साथ हम इत्तेहाद नहीं। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा उनसे क्या, तो उन्होंने मुझे कहा, मैं नाम ले दिया, सलमान गनी साहब ने मुझे कहा, उन्होंने कहा एक जमीयत जमात इस्लामी और एक जमीयत उलमा इस्लाम। ये कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई लंबी चौड़ी कोई नहीं बात बता रहा। तो ये बात तो रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल याद थी कि ये 2 सियासी जमातें जो हैं ये बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से अपना जाएंगी, और जिधर ये जाएंगी, जिधर से इशारा मिलेगा उधर जाएंगी। माजरत से अभी आपने एक बात की है ना कि एक जलसे के लिए उन्होंने कहा वजारत दाखिला से NOC मिलेगा। जमात इस्लामी को इजाज़त मिली थी वजारत दाखिला की तरफ से? मैं आपसे पूछ रहा हूँ यासर साहब। हुकूमत ने इजाज़त जहाँ तक दी थी, बाद में हुकूमत ने गिला भी किया था कि इनको तो वहाँ तक की इजाज़त है, तो ये यहाँ तक कैसे आए? चले शुक्र है, मान लिया हुकूमत ने इजाज़त दी। लाहौर में 144 लगी हुई थी, उन्होंने जलसा किया। जी जी किया। 2-3 दिन से जो इस्लामाबाद में हो रहा है वो किसी इजाज़त से हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा इजाज़त से। और भी बहुत सी सियासी जमातें जलसा करेंगी, क्या वो किसी की इजाज़त से करेंगी? फैज़ाबाद पे जिन लोगों ने आके बैठे थे वो किसी की इजाज़त से बैठे थे? लाहौर में 13-14 अगस्त को एक जलसा हुआ था, एक बड़ा इज्तिमा, वो किसी की इजाज़त से हुआ था? इसका मतलब बड़ा सीधा साफ सा है। हम खुली किताब की तरह सीधी तरह बात क्यों नहीं करते? क्यों हम ड्रामे करते हैं? क्यों हम लोगों को एक गलत फहमी में मुब्तला करते हैं? हाई कोर्ट ने इजाज़त दी, आप हाई कोर्ट में कहते जनाब हमने इनको इजाज़त नहीं देनी, इनको इजाज़त वज़ारत दाखिला देगी, कह देते। वहां पे तो आपने ये लफ्ज़ नहीं कहा, इसलिए कि इन्हें पता है, जो इनके पास रिपोर्ट्स गई हैं कि वहां पर 10 लाख के करीब लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम जलसों में इकट्ठे होते हैं। अब आप कह रहे हैं इनका माजी ठीक नहीं है। क्या सवाबी के जलसी में एक गमला टूटा? आधे से ज्यादा लोग पंजाब में थे, क्या कोई गाड़ी टूटी? क्या वहां पर लोगों ने किसी को मारा? क्या वहां पर कोई ऐसा काम हुआ? तो जवाब देना, उसका जवाब इनके पास होगा नहीं जनाब, क्योंकि सब ने देखा। आप ये कर सकते हैं, आप उनके जलसा दिखाने पर पाबंदी लगा सकते हैं, आप उनके टिकट चलाने पर पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक जमहूरी जमात है, आप एक जमहूरियत पे बात करते हैं, आपको सब बोलने का हक है, आपको सब कहने का हक है, आपको सब करने का हक है, तो फिर क्यों नहीं उस सियासी जमात को तो आप जलसे की इजाजत देते हैं? हाँ, अगर वो गलत करते हैं, अगर वो तोड़ फोड़ करते हैं, तो आपके पास कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, आपके पास पुलिस है, आपके पास रेंजर है, आप जिसको जहां चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। कानून पर अमलदारी तो सबसे पहले है ना, तो कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? आप देख तो ले, आप किस तरह वक्त से पहले इस बात को जहन में ले आते हैं कि जनाब वो ये कर देंगे। ये बात नहीं है। आपको डर ये है कि आपको लोग निकलने नहीं देते, उन्हें लोग निकलने के लिए कहते हैं, उनके पीछे लोग चलते हैं, आपको डर लगना शुरू हो जाता है। आपने मुझसे कल पूछा था कि जलसा होगा कि नहीं, मैंने क्या कहा था कि नहीं होगा, रुकावट पैदा की जाएगी। और ये आपने आज आपके सामने है यासर साहब, ये हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, जिस माशरे का हम हिस्सा हैं, उसमें ये सारा कुछ है। मुझे एक बात बता दें, जिस बुनियाद पे आप बार बार लोगों एक मुकदमात का जिक्र करते हैं, आज बुशरा बीबी 12 मुकदमात में डिस्चार्ज हुई जी। वो 12 के 12 मुकदमात किसने बनाए? और मुकदमात के मुद्दाई कौन थे? और मुकदमात के प्रोसिक्यूशन कौन थे? उस मुकदमात में रिमांड लेने कौन आया? फैसला हो गया। तो आप कितने, फिर इसका मतलब है आपने गलत मुकदमा बनाया ना, असल मुल्ज़म को छोड़ दिया, किसी और को मुकदमा बना दिया। तो इसी तरह जब तक किसी चीज़ में आप किसी को सज़ा नहीं होती आखिरी स्टेज तक, मत उसे मुजरम बनाए, मत उसे मुल्ज़म बनाए, मत उस पर कोई ऐसा आपको दाग लगाएं कि जिसकी इंतहा कोई ना हो। पता है आपको हो क्या रहा है यासर? क्या सर? ये सियासत की तरफ लगा के ना हमें और आपको, यहाँ पर एक लूट मार का बाजार गर्म है।
2 घंटे की लोड शेडिंग कर दे, इतने अरब बच जाएंगे। और कर दो यार, आप 6 घंटे की लोड शेडिंग कर दो, सबको लिया तो देखे ना कैसे। लेकिन हमें क्या बचेगा, अवाम को क्या बचेगा? क्या अवाम के बिल 25% हो जाएंगे? क्या अवाम को लगाया गया टैक्स माफ हो जाएगा? क्या अवाम जो बेचारी भूखी मर रही है उसे रोटी मुयस्सर हो जाएगी? राना साहब, ये ऐसे ही नहीं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग पे 50 अरब बच सकते हैं, तो फिर बिजली के बिल को अदा ना करने पे पैसे भी बच सकते हैं। हाँ, क्या बात, आप हमें भी इजाज़त दे दें, क्या बिजली के बिल अदा ना करें जनाब? यहाँ बल्कि बिजली एक चीज़ पूछनी थी, 2 घंटे की बिजली कौन सी? यही वो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा 2 घंटे इजाफी लोड शेडिंग वाली बात होगी। वो दरअसल इजाफी वाला लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करना ये पता नहीं, देहातों में जाके देखें बिजली कितनी बेचते हैं। 7 से 14 घंटे सर। हाँ, वहाँ पे तो सिर्फ ये बिजली आती है। मैंने पूछा एक बंदे से, उन्होंने कहा भाईजान ना बिजली भेज देने के थोड़ी देर मोटर चला लो, पानी निकल आएगा, फिर थोड़ी देर भेज देने बोतल के जनाब बिजली भेज देने, देखो यार जो ताड़ी फ्रिज ठंडी हो गई है तो ठीक है, नहीं तो चली जाए बिजली। कहते वहाँ पे हमें बिजली आने का टाइम का नहीं पता, हमें ये याद है कि इतने 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 बजे बिजली जाती है। हाँ, यानी हमें ये पता है कि 24 घंटों में कोई 5, 6, 7, 8 घंटे आती है बिजली, हमें ये नहीं पता कि कितने घंटे जाती है। तो ये हकाइक है। ये तो आला। मैं आज आपको एक स्कैंडल दूं यासर साहब। राना साहब, स्कैंडल से पहले ये जो हम वैसे है तो सारी गवर्नमेंट ही स्कैंडल बड़ी 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 सिंपल सी सीधी सी बात है। बड़ी मुसद्दक मलिक साहब ने क्या मुसद्दक मलिक साहब, पीटीआई के अंदर एक ग्रुप आप ऐसा सामने ला सके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो आपने 11, 12, 13 नाम गिना दिए हैं, क्या आप एक नाम ऐसा सामने ला सके हैं कि जिसने तहरीके अदम एतमाद का ऐलान किया हो? क्या आप एक ऐसा ऐलान ला सके हैं नाम सामने जिसने कहा जनाब मेरा एक अलहदा ग्रुप है, आज के बाद मैं पीटीआई फॉरवर्ड ग्रुप हूं, जिस तरह आपने राजा रियाज का बना दिया था? क्या आप एक ऐसा ला सके हैं? आपने कहा शराजा बिखर गया, तो करने देना जलसा करने दे, फिर आपको पता चलेगा शराजा बिखर गया। सर अपनी अदाओं पे भी जरा गौर कीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म आप लाए थे, एक दिन पहले अखबारात की लीडेज बुआई थी आपने, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तो फिर उनकी जगह वज़ीर आज़म कौन बना? तो ज़रा जाके उनके दिल का हाल भी पूछें, उनकी आंखों में आंसू भी देखें और उनके दिल के अंदर झांक के देखें कि कहाँ कहाँ से क्या क्या निकल रहा है, फिर आपको पता चलेगा शीन क्या है, मीम क्या है, तो खे क्या है। चले इसके ऊपर ज़रा जिनको पॉइंट आउट किया गया उनसे भी जवाब तलब कर लेते हैं। मलिक अहमद खान बुचर, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, वो हमें ज्वाइन कर सकता। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, मुसद्दिक मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि उन्होंने कहा कि शीन से जो नून से शीन निकालने वाले जो हैं उनकी अपनी जमात से पता नहीं क्या कुछ निकल रहा है, क्या जवाब देंगे उन्हें? जी थैंक यू गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले ये अर्ज करूंगा जी, मुसद्दिक मलिक साहब की मैंने बातें सुनी है, मेरी थोड़ी सी पिक्चर के बारे में प्रॉब्लम होगी, मैं गाड़ी में हूँ। तो अच्छा सर, बात ये है कि आप खुद देखें कि जिस तरह एक नावल पढ़ा जा रहा है, मलिक साहब ने उस तरह एक नावल पढ़ के सुना दिया। उन्होंने तो बिल्कुल ही इस तरह की कहानी दिखाई कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस कुर्रा अर्ज पे है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखें कि 8 फरवरी को क्या हुआ। जो 8 फरवरी को हुआ है उससे जितना जुल्म हुआ है उससे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे, तो आप क्या समझते हैं कि कोई जमात बाकी रह सकती है? सिर्फ स्टेब्लिशमेंट का हल्का सा झटका इनको मिला था 2002 में, इनकी जो 17 सीटें बच गई थी, उस वक्त कहाँ गए थे ये? दूसरी बात ये है जी कि 108 मेंबर है MPAs, हमारे मोर देन 90 मेंबर्स हैं MNAs, उसके बाद एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट है। मुझे एक बता दें कि एक बंदे को ये तोड़ सके। देखिए ये बादशाह लोग हैं, इनको समझ ही नहीं है। ये 1985 से पहली दफा जब चीफ मिनिस्टर बने, बल्कि मैं और पीछे जाऊंगा, 81 में जब फाइनेंस मिनिस्टर नवाज शरीफ बने तो उस वक्त किसने बनाया? स्टैब्लिशमेंट। 85 में आए स्टैब्लिशमेंट, 88 में स्टैब्लिशमेंट ने ज़िया ने असेंबलियां तोड़ी, और बड़ा यूनिक वाकया है कि 88 में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ बने। 90 का इलेक्शन किसी से ढका छुपा नहीं है। जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना, तो देखें बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं ना
एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हर इलेक्शन में हर जमात के साथ रहता है, हम ये मानते हैं, बट जिस तरह इनको किसी जमात को नहीं किया, ये जो डमी एक पोजीशन बनी थी राजा रियाज के दौर में और सिंध हाउस में जो दुनिया इकट्ठी हुई थी, उसकी बात ये नहीं करते। इन्होंने नाम सारे गिनवाए, वो नाम पीटीआई को छोड़ गए। देखिए, बड़ी जमातों में इख्तलाफ होता है। इनके 40 मेंबर ने प्रिविलेज मोशन दी है सेक्रेटरी हेल्थ के खिलाफ। प्रिविलेज मोशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी सूबाई हुकूमत पे अदम एतमाद कर रहे हैं। 40 मेंबर ने दिए, एमपीएस ने, अभी ऑन रिकॉर्ड है, आप स्पीकर पंजाब असेंबली से रिकॉर्ड मंगवा लें। तो क्या हम ये कह दें कि वो इनको छोड़ गए? सर, बात ये है, गैर सियासी बातें ये करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ ये कर रहे हैं, जो कुछ हो चुका है, अभी तक 2,60,00,000 वोट उसने फॉर्म 45 पे लिया है, और इस वक्त तक सवाबी वाला जल से इनकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है। और कल ये हमें करने दें 22 को जलसा, करने ना दें, ये कुछ भी ना करें, ये और कुछ भी ना करें। जलसे का सिर्फ इतना हो कि ये अपनी पुलिस जो कि जिसका काम ही यही रह गया है, उसको इतना कह दें कि हम तो मुकाबला कर रहे हैं और 22 को हम दोबारा मुकाबला करेंगे, कि वो घर बैठ के सिर्फ मेरिट करे, फिर देखिए इनके साथ होता क्या है। 10 बंदे तो ये इकट्ठे नहीं कर सकते पाकिस्तान। अच्छा मलिक साहब, जलसे की बात हो गई, सुनने में आया कि आपको जलसे की इजाज़त फिर कैंसिल होने जा रही है, तो फिर क्या प्रोग्राम? आप तो 300 का काफिला लेके निकल रहे थे, 300 गाड़ियों का। सर, हम काफिला लेके फिर भी निकलेंगे। जलसे का अगर इस वक्त ये कैंसिल करते हैं तो इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, जलसा होगा। ये हमारी गाड़ियां रोकें, हमें नजर बंद करें। वैसे भी 16 एमपी और 3 एमपी के तहत इन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं, तो ये जो कुछ भी करेंगे ये अवाम का समुंदर राना साहब नहीं रोक सकते। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि जो मैंने सवाबी में देखा है, तो ये बह के चले जाएंगे, इनको ये समुंदर बहा के ले जाएगा। अच्छा मलिक साहब, कहा जा रहा है कि ये पीटीआई बिलखुसूस पंजाब के लिए एक टेस्ट केस है, क्योंकि हमने माजी करीब के अंदर ये देखा है कि केपी वाले जो हैं वो इस ज़मन में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक दिखाई दिए हैं जलसों के हवाले से भी। तो क्या वो टेस्ट केस में आपको कामयाबी होगी? क्योंकि माजी के जलसे जो केपी में हुए हैं उसको अगर बुनियाद बना के रखा जाए तो, और आप पे तो बड़ी भारी जिम्मेदारी है बतौर अपोजिशन लीडर। सर, बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला हम लाहौर से बहुत बड़ा काफिला लेके निकल रहे हैं। हमारे तमाम एमपीएस ऑन बोर्ड हैं, हमारे तमाम एमपीएस, हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारी तंजीमें पूरा वर्क कर रही हैं। और ये 22 को पता चलेगा कि जो समुंदर निकलता है लोगों का इनके साथ होगा क्या। और मैं अगली बात भी आपको बता दूं सर, बात यह है कि लोग पहुंच रहे हैं, पहले भी लोग पहुंच रहे हैं और ऑलमोस्ट आधे लोग पहुंच चुके हैं। और पंजाब से मोर देन 50,000 बंदा तो सवाबी पहुंचा था। तो ये अब परेशान है, और इन्होंने आज जो छोटे छोटे दफातर थे उनके सामने पुलिस की गाड़ियां खड़ी की। मुझे हर जगह से इत्तला मिलती रही है। मैंने कल इसीलिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी को कहा है कि अब इनफ इज इनफ, अब आप थोड़ा सा ब्रेक पे पैर रखें, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हमें 22 को नहीं करने देंगे ये प्रोग्राम, तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको बताएंगे, हर पंजाब के हर कोने पे जलसा शुरू हो जाएगा। ये इनकी भूल है सर। तो ये तो बादशाह लोग हैं, इनकी अपनी जमात टोटे टोटे हो चुकी है। आज जिनके पास 47 के रिजल्ट के जिनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है, वो उनके बंदे हैं कि इनके बंदे हैं? जो स्पीकर साहब बैठे हैं उसको उन्होंने स्पीकर को किसने नामजद किया था? इन्होंने तो किया था अहमद मुश्तबा शुजाउर रहमान को। सर, बात ये नहीं है। लेकिन मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि कोई भी सियासी जमात खत्म नहीं होती। आप जितना जोर लगा लें, सियासी जमात किसी न किसी वजूद में, किसी न किसी हिस्से में रहती है। देखिए, पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है, बट है। अच्छा मलिक साहब, जलसे पे ही हम थोड़ा सा करें कि इस वक्त बड़ा तो एक जलसे का ही इशू है। आपने कहा है कि नज़रबंदियाँ भी होंगी, सारा कुछ होगा, आप सब लोग पकड़े जाते हैं, तो आपका प्लान बी टीम तैयार बैठी है, कुछ तैयार की हुई है? सर जी, मेरी बात सुने, 50-60 एमपीएस या अपोजिशन लीडर या इनके पकड़े जाने से कोई कुछ नहीं होता। लोग आ रहे हैं इमरान खान के नाम के लिए, लोगों ने आना है, हमें वोट मिला है इमरान खान की रिहाई के लिए। और मैं इनको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि लोग पहुंच चुके हैं,
वो सिंबॉलिकली 22 तारीख को इधर से काफिले निकलेंगे। लोग वॉलंटियरली अपनी गाड़ियों पे पहुंच चुके हैं राना साहब। जिस तरह लोगों ने आके वोट दिए हैं ना 8 फरवरी को, उसी तरह लोग इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में पहुंच चुके हैं। मलिक साहब, आपका ये बयान ना कबल अज वक्त रास्तों की बंदिश का बायस बन सकता है। सर ये रास्ते इन्होंने कबल अज वक्त बंद करें, इंशाअल्लाह ताला हम पहुंचेंगे और ये देखें कि ये कल करते क्या है। और मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि हमारे लोग उधर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हमको बच्चे नहीं, हमें 2 साल हो गए हैं इनके साथ, इनके साथ और इनके साथ लड़ते हुए सर। अच्छा, क्या इस तरह तो नहीं है हमारी मिसाल के तौर पे जलसे की इजाज़त नहीं होती और आप पहुंच जाते हैं मोटरवे पे, तो फिर मोटरवे पे जलसा होगा? सर जिधर जिधर हमें रोकेंगे उधर जलसा होगा, जिधर रोकेंगे हम उधर जलसा करेंगे। क्या लंबा धरना देंगे या वो एक जलसे जितना टाइम? वो राना साहब वो पार्टी पॉलिसी होगी जो फिर उस वक्त पार्टी फैसला करेगी। ये जरूर है कि जहां पे रोकेंगे, देखिए हमने को घरों को वापस तो सर नहीं आना ना, हमारा लीडर अंदर सर, ये तो लास्ट टाइम भी हुआ था मलिक साहब, लास्ट टाइम भी हुआ था। कारकुनान बज़िद थे कि जलसा करके जाएंगे, लेकिन जो मरकजी सतह पे फैसला हुआ था कि नहीं, मरकजी सतह पे फैसला हुआ था या कहीं से फैसला उन्हें बचा दिया गया? वो उन्हें कहा गया कि वापस जाएं, तो कारकुनान गुस्से के अंदर वापस गए थे। तो अब की बार भी अगर वो फैसला करते हैं तो फिर क्या होगा? मैं आपसे इस बात के इत्तेफाक करता हूं, कारकुनान गुस्से में थे और इस दफा वही गुस्सा वो अब खुद वॉलंटियरली निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा कि एक जमहूरी जमात को अगर जलसे से रोकें तो उसके कारकुनान को वो कैसे काबू करेंगे। सर हमारे अमाम देखें, कारकुन एक सियासी के पीछे उस वक्त तक जाता है जब उसको लगता है कि ये सही सिमत में जा रहा है। अब ये खुद देखें कि ये इवेंट बनाना चाहते हैं, ये जलसा करने देना चाहते हैं। बड़े बड़े जलसे हुए, अब इनको मुझे ये बताएं 14 अगस्त को जो माल रोड पे हुआ आपने खुद देखा है सर हमारे साथ? नहीं, मेरे मैंने साथ जो आपके साथ वो देखा और आपने जिस तरह कारकुनों के लिए लड़े वहां पे गाड़ियों के आगे लेट के, पुलिस की गाड़ियों के आगे, ये सब बिल्कुल वाज़ेह है, देखा हमने, मैं मौके पे था। पैरेलल उसके साथ रैलियां भी निकल रही थी। देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही। लोगों को और गुस्सा दिला रहे हैं और लोगों के अंदर राना साहब ये नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये जलसा, अच्छा जलसा हो जाए, खान साहब अंदर है, हमारा लीडर अंदर है, अगर जलसा हो जाएगा, इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, इनको फिर डरते क्यों हैं? जब ये कहते हैं कि हमें लोगों ने वोट दिया है, हम फार्म 47 की पैदावार नहीं है, लोग हमारे साथ हैं, तो फिर क्यों डरते हैं? अगर मलिक मुसद्दिक साहब ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है, फलां फलां XYZ हमारे जितने लीडर थे उन्होंने पूरे लीडर का नाम पढ़ दिया कि वो चले गए, ये हो गया, तो फिर क्यों डर रहे हैं? फिर तो इनको जलसा करने देना चाहिए। पाकिस्तान इनके नजदीक तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। हम जब पार्टी ये कह रहे हैं खत्म हो चुकी है तो क्यों डरते हैं सर? ये अच्छा, मलिक साहब ये बताइए कि पार्टी के बारे में चलें, वो जो बातें कर रहे हैं उसका जवाब क्या सिर्फ जलसे की सूरत में ही देना है या वैसे भी वजाहत देनी है कि अंदरूनी मामलात क्या वाकई इख्तलाफ का शिकार है कि या फिर प्रोपेगेट किया जा रहा है उसे? गिलानी साहब 1% भी इख्तलाफ नहीं है, मैं आपको बताऊं। देखिए मेरी बात सुनिए, हम इस वक्त अब हमारा लीडर अंदर है, बहुत बड़ी तकलीफ में है पार्टी, कोई शक नहीं। जब तकलीफ में बंदा होता है तो थोड़ी सी तकलीफ भी ज्यादा लगती है, असल बात ये है। बाकी आप खुद देखिए इतनी बड़ी पार्टीज में इख्तलाफ राय होता है। आप क्या समझते हैं कि राना सनाउल्लाह, जावेद, लतीफ, खाकान, चलो शायद खाकान नवाज साहब ने तो अपनी जमात बना ली है और इनकी सीनियर लीडरशिप में कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए बात यह है कि इख्तलाफ हर पार्टी का हुस्न है, इख्तलाफ राय होना और बात है। हमारी बात को जरा इस तरह प्रोपेगेट किया जा रहा है कि हम, हमारे लीडर अंदर है, हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर एक इम्तिहान गुजर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने वर्कर्स हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, अपने इम्तिहान में कामयाब हो रहे हैं। कोई ग्रुपिंग नहीं है। हमाद अजहर साहब हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, सब एक पेज पे हैं, चूंकि जिस वक्त बानी चेयरमैन ने जो बात करनी है सब ने वो मंजूर करनी है। तो इख्तलाफात तो सर बड़ी जमातों में मैं पहले भी कह चुका हूँ होते हैं, आज से नहीं 50 साल से इख्तलाफात होते आए हैं। आप खुद देख लें कि क्या
उस वक्त जमात के अंदर थे। 97 में चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बना दिया गया था, तो फिर बड़े मियाँ साहब नहीं माने थे तो स्पीकर बनाया था। देखें, ये चीजें जमातों में चलती रहती हैं, इसमें मैं नहीं समझता। वो अपने दिल की तसल्ली दे रहे हैं कि फैज हमीद साहब गिरफ्तार हो गया है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आप खुद देख लें कि 9 मई के 11 मुकदमात थे, जिस सब में आप आज बुशरा बीबी उनमें बरी हो गई हैं, उनका कोई वास्ते नहीं है, घरेलू खातून है। 12 मुकदमात सर, 11 नहीं 12 मुकदमा 9 मई की। तो जब बेसलेस चीजें होंगी, चीजें डिस्पोज ऑफ होंगी, तो यही लगेगा कि ये समझ रहे हैं कि अब चीजें जब और कुछ नहीं मिला तो फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया। मेरे ख्याल में कि उनका अपना इंटरनल मामलात है, जब हमारे ऊपर को मामलात आएंगे तो हम जवाब देंगे। मेरा ही अपना जब आपके ऊपर कोई मामलात आएंगे तो तब उसके जवाब दिए जाएंगे, और जलसे की इजाजत मिले ना मिले, जलसा हर सूरत में होगा। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमत की समत जो है उसे अपोजिशन तस्लीम करने को तैयार नहीं है, और अपोजिशन इत्तेहाद की सूरत में जो हुकूमत का मुकाबला करना चाहती थी, क्या वो इत्तेहाद बनेगा या अपने तई एक ही मंजिल की तरफ मुख्तलिफ रास्तों से सफ़र जो है वो जारी व सारी रहेगा। जमीयत उलमा इस्लाम पे गुज़श्ता बैठक में ये दिखाई देता था, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान बेशुमार जगहों पे कहते थे कि कोई संजीदा वफ्द आए तो हम बात कर सकते हैं, और फिर ग्रैंड अलायंस के हवाले से मौलाना की मौजूदगी उस दिन जो गुफ्तो-शुनीद हुई, उसके बाद क्या हुआ कि मौलाना को ये कहना पड़ा कि माजी के तजर्बात की रोशनी के अंदर अब हमने ये फैसला किया है कि किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि इनफरादी तौर पर अपनी जद्दोजहद जो है उसे जारी रखेंगे। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा JUIFA हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, माजी में बहुत मौक़ों के ऊपर, माजी करीब में मौलाना ने ये बात की कि संजीदगी किसी तरफ से होनी चाहिए। अब एक तरफ संजीदगी का उनसर नुमाया हुआ ये पिछले दिनों, कहाँ पे जाके ये लगा कि किसी दूसरे के साथ इत्तेहाद करना जो है वो JUIFA की सियासत के लिए, अवामी सियासत के लिए या अवामी इशूज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए भाई, बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने 18 में भी इलेक्शन के नतीजे में कहा कि यह ढकोसला था, ड्रामा था, और ये इलेक्शन नहीं था, यह सिलेक्शन था। और 8 फरवरी 24 के बाद जो इलेक्शन हुआ 2024 में, सबसे पहले मौलाना साहब ने अपना मौक़िफ़ जाहिर किया बाकायदा प्रेस टाक के जरिए एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन नहीं था, ये ऑक्शन था, ये एक नीलामगर था पाकिस्तान, और इसमें नीलामी शुरू थी 8 फरवरी को। सरमाए और ताकत के बिल पर लोग असेंबली में पहुंचे, लिहाजा हम इस इलेक्शन को भी तस्लीम नहीं करते और इसके खिलाफ रोडों पर भी निकलते हैं, एहतिजाज पर निकलते हैं। ऐवान में भी हम आपको माफ नहीं करेंगे, अपोजिशन करेंगे, और ऐवान से बाहर मैदान में भी आपको माफ नहीं करेंगे, अपोजिशन करेंगे। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, बार बार PTI की वफूद आए, राबिता किया, बिल्कुल हमने वेलकम किया उसको, लेकिन लास्ट में जो आपने जिस इत्तेहाद की या ग्रैंड अलायंस का हवाला दिया, वो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हमारे फेडरल मिनिस्टर रहे साबिका, उनकी दावत थी। उस दावत में सारी पार्टियां शरीक हुई, वहाँ न ग्रैंड अलायंस की बात हुई है, न किसी इत्तेहाद की बात हुई है। ये सिर्फ एक नशिस्त थी, एक बैठक। आज तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने ऐलान भी किया है कि हम फिलहाल सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम की प्लेटफार्म से तहरीक चलाएंगे, किसी भी इत्तेहाद का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, अपोजिशन का इत्तेहाद जो भी हो और जिस नाम से भी हो। माज़ी करीब में उन्होंने हवाला दिया है कि जो इत्तेहाद हमने किए वो तजर्बा अच्छा नहीं रहा, तो लिहाजा फिलहाल हम तनहा जमीयत उलमा इस्लाम तहरीक चलाएंगे, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब साहब, क्या जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत हटाओ तहरीक चलाएगी, इलेक्शन दोबारा कराओ तहरीक चलाएगी, या महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाएगी? देखिए, आपको पता है ये सारी चीजें, हुकूमत हटाओ तहरीक हो, इलेक्शन कराओ तहरीक हो, या महंगाई के खिलाफ तहरीक हो,
इन सब का ताल्लुक सियासी आदमी इस्तेकाम से है। राना साहब, आपको पता है आम आदमी शायद ये बात समझते हैं या नहीं समझते हैं, अक्सरियत समझते हैं। एक गरीब जो महंगाई का मारा हुआ गरीब है, मुस्कनत और गुर्बत का मारा हुआ गरीब है, उसको अपनी गुर्बत की पड़ी है कि मैं बिल दे दूं, मैं गैस का खर्चा दे सकूं, मैं बच्चों की तालीम और सेहत का कहाँ से खर्चा दिला सकूंगा। ये वो चीजें हैं जो इंसान की जिंदगी अजीरन कर देती है। लेकिन इन तमाम चीजों की बुनियादी वजह क्या है? इसका बुनियादी वजह यह है कि आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है। जब सियासी इस्तेकाम ना हो तो फिर माशी इस्तेकाम कहाँ से आएगी? और सियासी इस्तेकाम क्यों नहीं है? सियासी इस्तेकाम के लिए इलेक्शन का होना जरूरी है। 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, लेकिन इलेक्शन के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन का होना जरूरी है। एक मुंतखब हकीकी पार्लियामेंट का होना जरूरी है। कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो फिर सियासी इस्तेकाम खाक में आपको, तो माशी इस्तेकाम भी नहीं आएगी और सिक्योरिटी इस्तेकाम तो है नहीं। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम तहरीक चलाएगी कि मुल्क सियासत में इस्तेकाम का इंतशार हुआ है। किसकी वजह से? वो गैर सियासी गैर जमहूरी अशराफियत जो बार बार सियासत में मुदाखलत करती रही है, इलेक्शन में मुदाखलत वो करती रही है। हम चाहते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है, हुकूमत का कोई आईनी रोल नहीं है, पार्लियामेंट का कोई आईनी किरदार नहीं है। हम इस मुल्क में फौरन इंतखाबात चाहते हैं। इंतखाबात के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा, हाफिज अब्दुल्ला साहब, क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की खामोशी, जिसका सकूत टूटा आप जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद, वो सकूत किन बुनियादों पे टूटा है कि फिर से वो ये बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, मेरे दौर के अंदर तो काम हो रहे थे और मुझे निकाल के उन कामों को ठप कर दिया गया? देखिए, बात ये राना साहब, अभी मेरे ख्याल में मुझे निकालने की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको निकाला, वो मरहला गुजर गया, हम भी साथ थे ना। जमीयत उलमा इस्लाम साथ थी, आपको याद है। जमीयत उलमा इस्लाम साथ थी, आपके साथ हुकूमत में थी, खाकान अब्बास साहब के दौर में भी थी साथ, और फिर जब इलेक्शन हुआ पीडीएम में भी साथ थी, और फिर जब पीडीएम की हुकूमत बनी वो भी साथ थी। लेकिन 8 फरवरी का इलेक्शन जो हुआ, तो ये तो वो बरहानगी के साथ धांधली हुई, उस बेशर्मी के साथ धांधली हुई, उस बेहयाई के साथ धांधली हुई कि 2018 का धांधली उसके सामने कुछ भी नहीं है। लिहाजा हम ये रोना रो रहे हैं। और मौलाना साहब ने बड़े मियाँ को कहा कि ये सब कुछ है, और बड़े मियाँ ने मौलाना साहब के मौक़िफ़ की तायीद की है कि हाँ, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। लेकिन सबसे बड़ी ज्यादती तो इस इलेक्शन में इनके साथ हुई है कि जो चाहिए अक्सरियत इनको मिलनी थी, और ये वज़ीर आज़म बनना था। चौथी बार मैं नहीं कहता हूँ, PMLN की पूरी सफ़ अव्वल की क़यादत यही करते थे कि चौथी बार मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, अगर अवाम इत्तेमाद करेंगे। हम भी कहते हैं अवाम इत्तेमाद करें, लेकिन हुआ क्या? आप सबके सामने मियाँ साहब खामोश है, और मियाँ साहब का जो बयानिया है वो वही 2016 और 17 वाला बयानिया है। आज का बयानिया ये है कि विफाक में मियाँ शहबाज शरीफ, छोटे भाई छोटा मियाँ वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी वो पंजाब की वज़ीर आला है। आज मेरे ख्याल में इन बातों पे लोग एतमाद नहीं करेंगे। आज आप गुड गवर्नेंस लोगों को दें, डिलीवर करें, लोगों को सहूलत दें। वो बहुत पुरानी बातें हैं, वो बातें अब लोग कहते हैं कि वो माजी वो गुजर गया, 8 साल हो गए या 7 साल हो गए। लिहाजा अब आगे चलिए। जनरल फैज जो आप जलसों में नाम लेते थे, जनरल फैज के, जनरल बाजवा के, आज वो कस्टडी में है। उस बारे में आप कोई मौक़िफ़ दे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हाथ हौला रखे, खामोश रहे, इस सिलसिले में कोई बात ना करे। समझ नहीं आ रहा है मंतिक। अच्छा हाफिज साहब, ये तो बताइएगा, ये क्या ऐलान कर दे मियाँ साहब, इतने बड़े लीडर, आपके साथ भी आपने दोस्त कहा कि आपने बड़ा साथ दिया उनका, इतने बड़े लीडर है, सिर्फ पंजाब के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया, वो तो पाकिस्तान के लीडर है, इससे क्या दूसरे सूबों में सासे महरूमी नहीं हुआ? देखिए, मैं बात करूं मेरे भाई, ये बयान तो मैंने दिया ना, ये तो मेरा स्टेटमेंट है। अगर आप मेरा नाम नहीं लेते, लेकिन मेरा स्टेटमेंट नहीं, आपने दिया, बिल्कुल आपने दिया स्टेटमेंट, मुझे पता है। मैंने दिया, लेकिन बात ये, इस पर मेरे ख्याल में मरियम बीबी नाराज होगी, लेकिन वो मेरा नाम नहीं लिया। मुस्तफ़ा कमाल का जवाब तो दिया, लेकिन मेरा जवाब नहीं दिया। शायद मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मेरा जवाब दे। सर अब आप इत्तेहादी नहीं है ना, चले वो तो इत्तेहादी है अब। हाँ, तो लिहाजा बात यह है, अगर फर्ज करे पंजाब के लिए आप रिलीफ देते थे बिजली में, तो मरियम भी इत्तेहाद ऐलान करना चाहिए था। मरियम को
मरियम को ऐलान करना चाहिए क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की। लेकिन मियाँ साहब बकौल PMLN की क़यादत के कहते हैं वो कौमी लीडर है। तो जब वो कौमी लीडर है तो फिर एक दाएं पे मियाँ शहबाज शरीफ को होना चाहिए था, बाएं पे मरियम भी होना चाहिए थी। पूरे मुल्क के हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ को हुक्म देते कि ये करो, और पंजाब के हवाले से जो ऐलान किया वो मरियम बीबी को कहते कि ये करे। इससे साबित ये हुआ कि मियाँ साहब, मैंने कहा अदब के साथ, कोई लान तान में नहीं देता हूँ, मैंने ये साबित हुआ कि मियाँ साहब ने अपने ऐलान से यह साबित किया कि वो पंजाब का लीडर तो बन गया अपने ऐलान से, लेकिन पूरी कौमी लीडर न बन सके। अगर वो ये कहते हैं कि ये विफाक, तो विफाक में भी आपकी हुकूमत है भाई, उनको भी बिठा लेते, विफाक को भी कहते। बलूचिस्तान पसंदा है, अपने लगा है, बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल आपको मालूम है, फर्स्ट प्रायोरिटी को आपको बलूचिस्तान रखना चाहिए था। वहाँ एहसास मारूमी के साथ एहसास गुलामी है। आप देख रहे हैं लोग रोडों पर है, लेकिन हजारों लाखों खवातीन रोडों पर है। तो इसलिए मैंने ये इतराज किया कि पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा आपको भी नहीं दे रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ पंजाब के लिए रिलीफ है। सिर्फ पंजाब के लिए रिलीफ है, इसलिए इससे वो पंजाब के लीडर होने का उन्होंने तासुर दिया है, वफाक के लीडर होने का तासुर नहीं दिया। बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पंजाब हुकूमत में इस वक्त जो इकदाम उठाए जा रहे हैं गुड गवर्नेंस के हवाले से, जो पंजाब हुकूमत क्लेम करती है, उन्होंने पूरी एक अपनी पहले एक कैंपेन चलाई जिसमें बाकायदा तौर पे पहले कारकर्दगी का बताया गया, फिर बाद में जिद्दत पसंदी का बताया गया, फिर बाद में कुछ ऐसी चीज़ों को भी बताया गया कि जो पंजाब की तारीख में पहले किसी वज़ीर आला ने नहीं की। सिंध हुकूमत उसका जवाब भी देती है और सिंध हुकूमत अक्सर औकात उस पर बात भी करती है। गवर्नर पंजाब जो हैं वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से क्या राय रखते हैं? हाँ साहब, क्या स्टोरी है पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी की? यासर बात ये भी क्लेम हमारा नहीं है, हम तो डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करें। पंजाब हुकूमत ने कहा कि साफ शफाफ किसी जगह दो नंबरी नहीं होगी। पंजाब हुकूमत एक इफ्तिताह करने जा रही है, मोहतरमा साहिबा जो हैं मरियम साहिबा, ये CNW के तहत है एक लेदर सिटी। अच्छा, अभी लेदर सिटी का मज़े वाली बात है, आप स्क्रीन पे हमारी ये देखें, एक तो लेदर सिटी तकरीबन बन चुका है, या बनी हुई बिल्डिंग देख रहे हैं ना सारी, ये बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुकी हुई है, काफ़ी अरसे से बनी हुई है। अब इस लेदर सिटी का इश्तिहार आता है, ये इश्तिहार आप सामने देख रहे हैं। इस इश्तिहार के मुताबिक टेंडर नोटिस नहीं होता, इसके मुताबिक 5/9 को टेंडर खुलने हैं। अब टेंडर हो गया ना, यानी 5/9 को टेंडर खुलेगा, उसके बाद जिसको टेंडर मिलना होगा वो काम शुरू करेगा, यानी 15 सितंबर के बाद, 15 दिनों के बाद फिर वो काम शुरू करेगा। सही। वो कितने पे टेंडर होता है, कितने पे नहीं। हुआ क्या, अब मरियम साहबा ने इफ्तिताह करने जाना है, CNW के अफसरान ने अपने मंजूर नजर ठेकेदारों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, बगैर टेंडर के। यही तो मजे वाली बात है, मैं दिखा रहा हूं आपके सामने है, बगैर टेंडर के उन्होंने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। और पता है कितने का टीका लग रहा है? काम तो ऑलरेडी हो चुका था, काम बहुत पहले हो चुका था, अब सिर्फ थोड़ा बहुत काम नहीं होता, खिड़कियां, सड़कें छोटी मोटी, यानी 2, 4, 5, 6 करोड़ 7 करोड़ का, ये 68 करोड़ रुपए का टेंडर जो है वो उन्हें दे दिया गया। कागजों में अभी 5/9 को टेंडर बोली होनी है, काम शुरू करवा दिया गया वहां पे। अच्छा, वो भी बोली का तरीकाकार भी होता है कि जो सबसे छोटी, जो सबसे कम बेड हो उसके ऊपर। हाँ, लेकिन अभी तो खुलेगा ना, हो सकता कोई और होता, लेकिन वो 50 करोड़ वाला भी हो सकता था, 45 करोड़ लाहौर की एक कंपनी है और उसने उसको मोबिलाइज किया गया। काम ऑलरेडी 99% हुआ था, 5-6 करोड़ लग रहे थे, लेकिन उन्हें क्या किया गया, 68 करोड़ का ठेका, क्या कि 68 करोड़ में ये होना है, 68 करोड़ का लगा दिया गया, कम से कम 65 करोड़ का, नहीं तो 60 करोड़ का इंजेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लग गया, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगवा लिया, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के चहेते अफसरान ने उसमें से अपनी चीजें निकाली। अब ये जो टेंडर आप अखबारात में दे रहे हैं, ये जो टेंडर लगा हुआ है, उस टेंडर के मुताबिक तो अभी टेंडर खुला ही नहीं,
तो ये काम किस तरह शुरू हो गए, ये सारा मामला किस तरह शुरू हो गया, ये करने वाले कौन है? इसका मतलब क्या है? आपस में चोर और चौकीदार का मिलाप, सारा कुछ किया गया। और यह सर मजे वाली बात है, बगैर टेंडर के ये सारा काम शुरू हो चुका है। 55 करोड़ का, कम से कम 60 से 55 करोड़ का ये फ्रॉड है, कम से कम। और मैं आपको यह भी बता दूं, यानी आपके मुताबिक जो बकिया काम है वो सिर्फ 7 से 8 करोड़ का है मैक्सिमम। बेसिक फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। अच्छा। ये फैक्ट्रियां जहाँ पे औरतों ने आके काम करना, जो मेरी बिल्डिंग है मैंने दिखाई है, ये ऑलरेडी पहले से बन चुकी थी। ये इसी दौरे हुकूमत में बनी है? नहीं, पुरानी बनी हुई है, निगरान में बनी, उससे भी पहले बल्कि लगा ले बन चुकी है। अब एकदम इश्तिहार का मोहतरमा मरियम साहबा को इफ्तिताह करवाना है। उन्होंने कहा फौरी तौर पे यार एक टेंडर दो, वहाँ पे तैयारी करें। अब टेंडर देने का मकसद क्या था? टेंडर भी दे दो, उसमें अपनी भी कमाई रख लो और ये भी कह दो जनाब हमने कैसे किया। अब जब किसी कोर्ट में जाके ये चैलेंज हो जाएगा, जब किसी कोर्ट में ये चैलेंज होगा कि ये अखबार में एक छपा हुआ एक टेंडर है, जिस टेंडर के मुताबिक 5/9 को आपने ये टेंडर ई टेंडर खोलना, अब ई टेंडर है ना, खोलना है, फिर जिसकी बोली जिसके मुताबिक होगी आप उसके मुताबिक उसे देंगे जो भी के मुताबिक। अब उससे पहले किस तरह काम हो गया? उससे पहले किस डिपार्टमेंट ने इतनी आशीर्वाद दे दी? किस कंस्ट्रक्शन कंपनी को या किस कंपनी को या किस ठेकेदार को कितने में ये सारा कुछ कर दिया गया? बिल्डिंग तो तैयार पड़ी थी, अब आपने छोटा मोटा काम करना है और चले जाना है गवर्नमेंट का 68 करोड़ 65 से 55 से 60 करोड़ जिसका टीका इंजेक्शन लग रहा है। इसमें मशीनरी नहीं है? नहीं है ना, मैं अर्ज कर रहा हूं कि मशीनरी भी यार डाल लें, मशीनरी भी डाल लें उसमें, फिर भी आप कितना लगा लेंगे? बिल्डिंगें खड़ी हैं। ये क्या सलाई मशीन? ये सलाई मशीन होती है ना, वो होगी ये खवातीन के लिए फला। मैं देखें, हम तो फुटेज दिखा रहे हैं, ये किस तरह काम चल रहा है, टेंडर के बगैर काम किस तरह चल रहा है। ये 55 करोड़ का या 60 करोड़ का फ्रॉड, ये किससे पैसे निकलने हैं? ये आपसे और मुझसे निकलने हैं। क्या उस ठेकेदार कंपनी को, क्या उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को जिस अफसर ने आशीर्वाद दी है CNW के, क्या उनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? क्या एंटी करप्शन का उनके खिलाफ मुतहरक नहीं होना चाहिए? क्या ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए? ये पैसे आपके मेरे इस कौम के पैसे हैं, जिस पैसे को लूट मार के किया जा रहा है। मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि नोटिस तो ले। वज़ीर आला साहिबा, आपने कहा था मेरिट पे सब कुछ होगा, तो ये मेरिट कहां पे चला गया? इसका मेरिट कौन बताएगा? ये अगर मेरिट है तो फिर ये ठेके का इश्तिहार क्यों दिया गया? इश्तिहार से पहले ये काम किसकी इजाजत से हुआ? इसका मतलब है कि इश्तिहार बराए नाम होता है यासर साहब। फिर आप मुख्तलिफ लोगों को कहते हैं तुसी जाके काम करो, समझो एक खाना पूरी होएगी, कोई मसला नहीं। ये सारा कुछ किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें करने के बाद बगैर टेंडर ये सारा कुछ कर दिया गया। बेसिक ये सारा काम टेफ्टा कर चुका है। अच्छा। एक इदारा होता था ना टेफ्टा, वो पहले ये काम कर चुका है। ये सारी जो बिल्डिंग है ना, ये टेफ्टा बना चुका है, ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके बाद अब ये एक टेंडर दे दिया। जब उसने बनाया, उसने कितना खर्चा किया होगा, उसने कितना फंड सरकारी लगा होगा, उसमें कितने पैसे लगे होंगे। अब इन्होंने ये कर दिया। का तो बजट ही अलग होता है ना सर, वो तो सारा उनका अपना है, लेकिन ये सरकार ने फिर और नवाजा है ना। फिर तो मैं कहना नैसा नवाजा है। और मजे वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आज हम तो उसको बेनकाब कर रहे हैं ना, कि अगर ये टेंडर में, अगर मैं दोबारा टेंडर दिखा दें प्रोड्यूसर साहब, तो अगर आप टेंडर में देखें उसमें वाज़े तौर पर तारीख लिखी हुई है। उस तारीख के अलावा किस तरीके से आप कर सकते हैं? ये बिल्डिंग मुझे बताएं, बिल्डिंग पुरानी बनी नजर आ रही है आपको? ये टेंडर है, टेंडर में डेट लिखी हुई है, तारीख लिखी हुई है। जब एक चीज की तारीख लिखी, उससे पहले किस तरह ये हो गया? वो तारीख पे तारीख नहीं है राना साहब, वो तारीख पे तारीख देना ही नहीं चाहते। नहीं, तारीख पे तारीख यासर, ये कितना बड़ा फ्रॉड है यार। करोड़ों रुपए का फ्रॉड। एक तरफ आप कहते हैं हम अपने बजट से पैसे निकाल के 14 रुपए सस्ती बिजली दे रहे हैं, तो ये जो बजट में पैसे जा रहे हैं, ये पैसे किस खाते में जा रहे हैं? ये किस किस की जेब में जा रहे हैं? ये किस किस के खाते में जा रहे हैं? ये किस किस के लिए बाहर के अखराजात पूरे होंगे? ये किस किस अफसर की जेब में जाएंगे? और आप क्यों उन्हीं कंपनियों को बार बार ओबलाइज करते हैं, जिन कंपनियों को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, ये तो चैलेंज होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये केस चैलेंज होने जा रहा है कि एक चीज का ठेका किस तरह शुरू हो गया, काम किस तरह कर दिया गया। ये इतना बड़ा है। और ये 68 करोड़ रुपए का इन्होंने दिया हुआ है, और 68 करोड़ में से 68 करोड़ भी लगा लें आप, फिर भी 60 से
55 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ इंजेक्शन है। उस इंजेक्शन में से कितना इंजेक्शन का हिस्सा सरकार को जाता है, कितना इंजेक्शन का हिस्सा सिफारशी को जाता है, कितना इंजेक्शन का हिस्सा सहूलतकार को जाता है, और फिर वो कंपनी जो इस तरह सरेआम सरे बाजार लूट मार का बाजार गर्म कर रही है, फिर वो क्या करती है? इसमें गायक हैं तो ये फिर विटामिन करप्शन का बहुत बड़ा टीका है। एक नहीं है, अगर आप इसको चल पड़ेंगे ना, अगर आप इस पे चल पड़ेंगे, ये गवर्नर पंजाब ने जो गुफ्तगू की है वो क्लेम हम तो नहीं कर रहे, वो इत्तेहादी हुकूमत का अगर गवर्नर क्लेम कर रहा है, जो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, तो सर गवर्नर ने क्लेम किया है, हमने निशानदेही कर दी है। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर कुछ देना चाहता है तो हमारा प्रोग्राम हाजिर है, आइए इस प्रोग्राम में आके जवाब दीजिए। CNW के अफसरान आ जाए, हुकूमत का तर्जमान आ जाए, कोई भी आ जाए। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो फिर एक मैं तो ये चाहूंगा कि कल पता चले कि एक्शन हुआ है। और इस पे अगर हद तक इज्जत वाला मामला जो है वो आप पे गिराना गुजरे तो इसका जवाब दूसरे रुख के तौर पे हुकूमत पंजाब दे सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।